आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास 1909 भारत परिषद अधिनियम का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग भाग 5 के अंतर्गत 1919 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे और इस भाग को हमने कई कालखंडों में बांट रखा है। भाग 5 का प्रथम क्लास में हम अध्ययन करेंगे 1919 का शासन अधिनियम और उसके ऐतिहासिक संदर्भ का। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं भाग 5 1919 का शासन अधिनियम। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम को अध्ययन करने से पहले हमको एक बात निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि जो तत्कालीन भारत में शासन की संरचना थी वह किस प्रकार थी। आप देखिए कि भारत में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत संसद जो वहाँ का था, उस संसद के 2 सदन, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा लॉर्ड सभा। वहाँ का संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्राध्यक्ष होता था, वहाँ का सम्राट जो नाम मात्र और संवैधानिक प्रमुख था। ब्रिटेन में भारत के शासन को नियंत्रण करने के लिए भारत सचिव और उसकी परिषद का गठन किया गया था तथा भारत में 2 प्रकार की सरकारें थी। एक थी केंद्रीय सरकार और दूसरी थी प्रांतीय सरकार। केंद्रीय सरकार में परिषद सहित गवर्नर जनरल में कार्यकारी यानी कार्यपालिकी शक्तियां निहित थी और केंद्र में 2 सदनी व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई, जिसमें पहला राज्य परिषद और दूसरा विधानसभा। प्रांत और देशी रियासतों की अगर हम बात करें तो प्रांतीय सरकार के अंतर्गत गवर्नर और उसकी परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम से 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं बरार तथा असम में। इस तरह से आपने देखा कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रशासनिक संरचना बनाई गई वह किस प्रकार से थी। इस तरह से संरचना को समझ लेने के बाद हम आते हैं 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था। इसके पूर्व जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया, 1909 से लेकर के 1919 के बीच में ऐतिहासिक संदर्भ क्या था। आप सभी जानते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। इस सुधार के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया था। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी, पहला केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों का संख्या का विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय विधान परिषद बना और दूसरा प्रांतीय विधान परिषद बना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में सदस्यों की संख्या का क्या किया गया, विस्तार किया गया था। और 1909 के शासन अधिनियम में क्या किया गया कि
प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। तीसरी बात जो 1909 के अधिनियम में कहा गया था कि वह था केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी वे विधान परिषद बजट पर बहस कर सकती थी, पूरक प्रश्न पूछ सकती थी तथा इसी अधिनियम के द्वारा यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के कार्यकारी परिषद जो कि ब्रिटेन में था उसमें 2 सदस्य भारतीय जो है शामिल किए गए तथा भारत में जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 1 सदस्य भारतीय शामिल किया गया था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की जो सबसे खतरनाक बात थी वह थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इस अधिनियम में सबसे खतरनाक बात थी। अब आपने 1909 के शासन अधिनियम के कुछ विशेष बातों को देखा। इसी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 1909 से लेकर के 1919 के बीच भारत का शासन व्यवस्था संचालित होता रहा। इस बीच का जो ऐतिहासिक संदर्भ है हमें 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की ओर बढ़ने से पहले उन भारतीय ऐतिहासिक परिस्थितियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सन 1911 में 1911 का काल है, 1911 का समय है और 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली आए। जॉर्ज पंचम, ये जॉर्ज पंचम कौन है? ये हैं ब्रिटेन के सम्राट। ये भारत जब आए तो भारत में दिल्ली आए और दिल्ली में एक इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया, इस दरबार में बंगाल का विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था उसे रद्द करने की घोषणा कर दी गई। साथ ही भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी इसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई। कब? 1911 में। तत्कालीन जो वायसराय थे यानी 1911 में वे थे लॉर्ड हार्डिंग। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग जो थे इनकी विशेष जो बात थी ये प्रांतीय स्वायत्तता के समर्थक थे। लॉर्ड हार्डिंग के प्रांतीय स्वायत्तता के समर्थक होने के कारण तत्कालीन समय में भारतीयों में यह प्रसन्नता आई कि अब हमें उत्तरदायित्व की ओर अवसर अधिक दिया जाएगा। किंतु उस समय के जो ब्रिटेन में स्थित भारत सचिव थे, कौन? भारत सचिव जो थे वे थे लॉर्ड क्रीव। कौन थे? लॉर्ड क्रीव। इस लॉर्ड क्रीव ने एक घोषणा की और कहा कि भारत में स्वशासन स्थापित करने का उनका कोई इरादा नहीं है। 1911 के बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1914 में जो रहा प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड ने घोषणा की कि वह युद्ध जो है लोकतंत्र की रक्षा तथा राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए लड़ रहा है।
इस युद्ध में भारतीयों से सहयोग पाने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई। जैसे युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में संवैधानिक समस्या पर नए तरीके से विचार किया जाएगा तथा भारत और इंग्लैंड के बीच जो संबंध है उसका निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। भारतीयों ने इससे न केवल अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया बल्कि इससे प्रभावित होकर के गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक उदारवादी नेता थे। इन्होंने एक संवैधानिक सुधार योजना बनाया जिसे गोखले की राजनीतिक वसीयत कहा जाता है। गोखले के अतिरिक्त जो संवैधानिक सुधार की योजनाएं प्रस्तुत की गई उसमें था केंद्रीय विधान परिषद के 19 जो गैर सरकारी सदस्य थे उन सदस्यों ने एक ज्ञापन भी सौंपा और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की योजना। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी तथा फिरोज शाह मेहता जो कि उदारवादी नेता थे, इनके मृत्यु के बाद जो कांग्रेस थी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी उसका बागडोर धीरे धीरे खिसक करके नरम दल से गरम पंथियों के हाथों में आ गया। घटना घटती है 1916 की। 1916 में आयरलैंड से होम रूल की प्रेरणा लेकर के बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन का संगठन किया। यह जो होम रूल आंदोलन था, यह होम रूल जो आंदोलन था वस्तुतः यह संवैधानिक संघर्ष संबंधी आंदोलन था। कैसा? संवैधानिक संघर्ष से संबंधित यह आंदोलन था। इसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने स्वदेशी, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा का नारा बुलंद किया। 20वीं सदी के दूसरे दशक में भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने किसको? मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन के निकट ला करके खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के निकट ला करके खड़ा कर दिया। तुर्की के प्रति जो ब्रिटेन की सत्तापूर्ण नीति थी, तुर्की इटली का युद्ध, बाल्कन युद्ध तथा प्रथम महायुद्ध में भी तुर्की जो है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा। तुर्की का जो धार्मिक नेता खलीफा था, जो अपना मुस्लिम समुदाय धार्मिक गुरु मानते थे, अब जब उनके खिलाफ अंग्रेज हो गए तो मुस्लिम के जो लोग नुमाइंदे रहे हैं वे भी अंग्रेजों के खिलाफ रहे। मुस्लिम लीग जो एक संगठन था, मुस्लिम लीग, यह जो मुस्लिम लीग संगठन था इसने लखनऊ में अपना अधिवेशन आयोजित किया। लखनऊ में अधिवेशन आयोजित करने के बाद इसने स्वशासन का राष्ट्रीय लक्ष्य, क्या? स्वशासन संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया तथा कांग्रेस के साथ, किसके साथ? कांग्रेस के साथ सहयोग की बात कही। 1913 में
जो लखनऊ में लीग का अधिवेशन हुआ, इस लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 1915 में जिन्ना के प्रयत्नों से, कब? 1915 में जिन्ना के प्रयत्नों से लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन में दोनों ने तय किया कि वे आपसी सहयोग से देश के संवैधानिक सुधारों की योजना बनाएंगे तथा सरकार से यह आग्रह करेंगे कि वे इसे मंजूर करें और लागू करें। इस हेतु दोनों के द्वारा नियुक्त समितियों ने एक संवैधानिक योजना बनाई, जिसे कांग्रेस लीग के संयुक्त अधिवेशन, जो कि 1916, कब? 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था, में स्वीकार किया। इस कांग्रेस और लीग की योजना को लखनऊ योजना के नाम से जाना जाता है। 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ, इसी संयुक्त अधिवेशन में गरम दल और नरम दल पुनः एक साथ आ गए, जो 1907 में विभाजित हो गए थे। जो 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 में लखनऊ समझौता, ये लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? लीग और कांग्रेस के बीच में। इसमें जो प्रमुख बातें स्वीकार की गई, जो प्रमुख प्रावधान थे, वे था कि प्रांतों को प्रशासन और वित्त के क्षेत्र में केंद्र के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पहला जो बात इसमें कही, ये प्रांत हैं, ये प्रांत को क्या? अधिक स्वतंत्रता किस क्षेत्र में? प्रशासन और वित्त के क्षेत्र में। प्रशासन और वित्त के क्षेत्र में किससे? केंद्र से मिलना चाहिए। दूसरी बात, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद। आप सभी जानते हैं कि दो तरह की विधान परिषदें थी, एक केंद्रीय विधान परिषद थी और दूसरी जो थी वो प्रांतीय विधान परिषद थी। इस केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में जो सदस्य होंगे, यानी संपूर्ण सदस्य होंगे, उन सदस्यों का 4/5 भाग जो है निर्वाचित होना चाहिए और 1/5 भाग मनोनीत होना चाहिए। ऐसा जो है 1916 के लीग और कांग्रेस के समझौते में कहा गया। दूसरा हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे विषय पर। तीसरा विषय क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें, यानी केंद्र में कार्यकारी परिषदें, गवर्नर जनरल, तथा प्रांत में गवर्नर और उसकी परिषद के आधे सदस्य जो हैं प्रांतों द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। आप देखिए कि यहां पर एक था केंद्रीय कार्यकारी, दूसरा था प्रांतीय क्या थी? कार्यकारी परिषदें, कार्यकारी परिषदें। ये जो कार्यकारी परिषदें थी, इन कार्यकारी जो परिषदें थी, इन परिषदों के जो आधे सदस्य हैं, यानी इसके 1/2 सदस्य प्रांत से निर्वाचित होना चाहिए। चौथा जो बात था
इसमें यानी लखनऊ समझौते में चौथा था कि जब तक केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग न करें, तब तक केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें उन प्रस्तावों के अनुकूल आचरण करें। यानी केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं, यदि वे कोई प्रस्ताव लाती हैं, प्रांतीय या केंद्रीय, यदि ये कोई प्रस्ताव लाती हैं, सरकारें इस प्रस्ताव के अनुकूल ही कार्य करें जब तक उस पर जो है गवर्नर या गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग न करें। 5वां नंबर जो इस समझौते में बात कही गई थी वह था केंद्रीय परिषद को सरकार के राजनैतिक, सैनिक और वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी 3 मामले ऐसे हैं जिसमें केंद्रीय परिषद को सैनिक और वैदेशिक, आप देखिए सैनिक और वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्रीय परिषद को सरकार के राजनैतिक, सैनिक और वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 6वीं बात जो इसमें कही गई वह 6वीं बात थी कि भारत सचिव का भारत सरकार के प्रति वही संबंध होना चाहिए जो औपनिवेशिक सचिव का अपने उपनिवेशों के साथ होता है। यानी औपनिवेशिक सचिव का जो संबंध अपने उपनिवेशों के साथ होता है वही संबंध जो है भारत सचिव का भारत सरकार के प्रति होना चाहिए। जो 1916 का लीग और कांग्रेस का या कांग्रेस और लीग का जो समझौता था, इस समझौते की सबसे बड़ी कमी ये थी कांग्रेस ने इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता दे दिया था, जो आगे चलकर भारी भूल साबित हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम कि तत्कालीन भारतीय समस्याओं में रुचि रखने वाले अंग्रेज सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप जिसे इंग्लिश राउंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंग्लिश राउंड। इसे टेबल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था। टेबल ग्रुप। इस इंग्लिश राउंड या टेबल ग्रुप के जो नेता थे उनका नाम था कर्टिस। कौन थे? कर्टिस। ये जो कर्टिस थे, इन्होंने अपने समाचार पत्रों में बताया कि प्रतिनिधि शासन एक अलग चीज है और उत्तरदायी शासन एक अलग चीज है। इन्होंने बताया कि भारत में कहाँ? भारत में प्रतिनिधि शासन की स्थापना तो तुरंत हो सकती है, किंतु उत्तरदायी शासन की स्थापना में देरी लग सकती है। कर्टिस के एक सहयोगी थे, उनका नाम था विलियम ड्यूक। ये जो है भारत परिषद के सदस्य थे। 1916 में इन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया। इस ज्ञापन को ड्यूक ज्ञापन भी कहा जाता है। इस ज्ञापन में कहा गया कि भारतीयों को अब उत्तरदायी शासन में प्रशिक्षित करने का समय आ गया है। यानी ड्यूक ने माना कि भारतीयों को, किसको?
भारतीय को उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस ड्यूक ज्ञापन ने, इसी ज्ञापन में एक शासन प्रणाली का सुझाव दिया गया। उस शासन प्रणाली का नाम था द्वैध शासन। द्वैध शासन। जिसके अधीन, यानी द्वैध शासन के अधीन प्रांतीय शासन को दो भागों में संरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा जाता। इस कर्टिस और ड्यूक की सिफारिशें तथा लखनऊ समझौते में स्वीकार किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मॉन्टेस्क्यू सुधार योजना और भारत शासन अधिनियम 1919 बना। 1917 में आप देखिए कि 1917 की बात हो रही है। 1917 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज 1917 में ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय जनमत को सांत्वना देने के लिए एडविन मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया। उस समय भारत के वायसराय जो थे उनका नाम था चेमफोर्ड। भारत सचिव बनने के बाद मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 अगस्त 1917 को भारत के लिए ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की, जिसमें यह बात कहा गया कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क क्रमशः बढ़ाया जाएगा तथा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग मानते हुए धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। इस घोषणा का महत्व बस इतना ही है, यानी 1917 में जो मॉन्टेग्यू और चेमफोर्ड घोषणा की गई, इस घोषणा का महत्व केवल इतना ही है, इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन के स्थापना की बात कही गई। उत्तरदायी शासन के स्थापना की बात कही गई। इससे प्रभावित होकर के कांग्रेस ने 1918 में जो दिल्ली में अधिवेशन उसका हुआ था, उसमें आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने का प्रस्ताव पास किया। 1919 के शासन अधिनियम का जो ऐतिहासिक संदर्भ रहा, या 1909 से लेकर के 1919 अधिनियम आने तक बीच में जो घटनाक्रम रहा, उसका आपने अध्ययन कर लिया। अब हम चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 पर। भारत शासन अधिनियम 1919 ने देश के संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किया। जो परिवर्तन हुए, आइए हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो परिवर्तन हुआ वह हुआ गृह शासन में परिवर्तन। आप सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ब्रिटेन में स्थित था, उसका अंत कर दिया गया था। उसके स्थान पर भारत परिषद सहित भारत सचिव की व्यवस्था की गई थी, जो भारतीय प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था तथा भारत का गवर्नर जनरल उसके नियंत्रण में कार्य करता था। इस अधिनियम के द्वारा
भारत सचिव के भारतीय प्रशासन संबंधी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बात हो रहा है यहाँ पर भारत सचिव की। भारत सचिव और उसकी परिषद। भारत सचिव और उसकी परिषद की शक्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, किंतु इस परिषद पर ब्रिटिश संसद, कौन? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। क्या? नियंत्रण। यानी भारत सचिव और उसकी परिषद पर इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। पहले भारत सचिव और उसकी परिषद पर जो धन व्यय होता था, वह धन भारत के राजस्व से वसूला जाता था। अब इस परिषद पर जो भी धन व्यय हो रहा है, वह संसद की स्वीकृति से, संसद की स्वीकृति, यानी भारत सचिव और उसका परिषद जो भी उस पर धन व्यय किया जाएगा, वह संसद की स्वीकृति से किया जाएगा। इस तरह से अब उसकी नीतियों पर होने वाला व्यय पर संसद में मतदान किया जा सकता था, उसमें चुनौती दी जा सकती थी। इस तरह से जो इंडिया हाउस, भारत सचिव और उसकी परिषद को इंडिया हाउस भी कहा जाता था। इंडिया हाउस जो है अब पूरी तरह जो है यह संसद के नियंत्रण में आ गया। अब उसकी आलोचना भी ब्रिटिश संसद के अन्य विभागों की भांति हो सकती थी। इस भारत परिषद में, कौन? भारत परिषद, ये भारत परिषद है। इस भारत परिषद में जो रिक्त स्थान होते थे, यानी जो सदस्य होते थे, जब उनका स्थान रिक्त होता था, उनका नियुक्ति, जो भारत परिषद के जो सदस्य थे, इनकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास था? भारत सचिव के पास था। भारत सचिव, नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव के पास था और यह भारत सचिव ही परिषद में रिक्त स्थानों की नियुक्ति करता था। भारतीय परिषद जो थी, इसकी सदस्यों की जो संख्या कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 हो सकेंगे। भारत परिषदों की संख्या 8 कम से कम और 12 अधिक से अधिक हो सकते हैं। इसमें से आधे सदस्य ऐसे होंगे, यानी इसमें से 1/2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम भारत में काफी समय तक रहते आए हों। इस भारत परिषद में सदस्यों की संख्या, भारतीय सदस्यों की संख्या जो पहले 2 थी, यानी भारतीय सदस्य जो इस परिषद में थे, भारतीय सदस्य जो इस परिषद में पहले कितने थे? 2 थे। इनकी संख्या को बढ़ा दी गई, बढ़ाकर अब कर दिया गया 3। भारतीय परिषद के जो सदस्य हैं, यानी ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल जो था पहले 7 वर्ष था। अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। इस भारतीय परिषद के किसी भी सदस्य को, यदि इस किसी भी सदस्य को हटाना हो, अगर किसी सदस्य को हटाना हो तो
सम्राट सहित दोनों सदन जो संसद के हैं उनके समावेदन पर भी हटाया जा सकता है। यानी इन सदस्यों को हटाने के लिए संसद प्रस्ताव लाएगी और सम्राट उस पर क्या करेंगे, अनुमति देंगे, तभी जो है इसको हटाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन को आप देखिए, प्रांतीय प्रशासन जो भारत सचिव और उसका परिषद था, प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में क्या बातें इस अधिनियम में आई कि जो भारत सचिव था, कौन, भारत सचिव प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में जो इसकी शक्तियां थी, इन शक्तियों में कमी आई। यह कमी क्या आई या क्यों आई? इसका कारण यह था कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व शासन की इस अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित बांट दिया गया। यह यानी भारत सचिव और उसका परिषद हस्तांतरित विषयों के उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों, केंद्रीय विषयों के प्रशासन या उसके विशिष्ट अधिकारों से संबंधित हो। अब भारत में स्थित केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के कुछ विषयों को छोड़कर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए भारत सचिव की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रही। यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव और उसकी परिषद की शक्तियों में कुछ कमी की गई। इस कमी का कारण प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा जाना था। भारत सचिव उन्हीं हस्तांतरित विषयों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों या केंद्रीय प्रशासन जो था उसके विशिष्ट अधिकारों से संबंधित था, तथा केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद जो भी विधेयक लाते, कुछ विधेयकों को छोड़कर अब भारत सचिव के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रही। इस तरह से आपने पहला परिवर्तन जो 1919 के अधिनियम में देखा वह भारत परिषद और उसके सचिव यानी भारत सचिव के शक्तियों के संदर्भ में था। दूसरा जो बात आया, दूसरी जो है वह है भारत सरकार के संदर्भ में। पहला तो आपने भारत सचिव के संदर्भ में देखा और दूसरा आप अब भारत सरकार के विषय में देखिए। भारत सरकार में दो तरीके से शासन चलता था। एक था केंद्रीय और दूसरा था प्रांतीय। तो यहाँ हम बात केंद्रीय और प्रांतीय दोनों के बारे में करेंगे। पहला आप देखिए केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के बारे में हम बात कर रहे हैं। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में और प्रांतीय विधान परिषद यानी केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के बारे में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला हम केंद्रीय विधान परिषद के बारे में बात कर रहे थे। केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद के स्थान पर केंद्र में अब दो सदनीय विधानमंडल, कौन, दो सदनीय विधानमंडल
मंडल। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद था उसे द्विसदनीय कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन जो थे, पहला इसमें जो किया गया वह था राज्य परिषद, राज्य परिषद, राज्य परिषद, और दूसरा जो किया गया वह था विधान सभा, विधान सभा। राज्य परिषद को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन कहा गया, और विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी निम्न सदन कहा गया। आप देखिए 2 सदन की बात इस अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर की गई। पहला सदन राज्य परिषद रहा, राज्य परिषद। अब इस राज्य परिषद की संरचना या बनावट किस प्रकार थी वह देखिए। इस राज्य परिषद में यानी उच्च सदन में अधिकतम सदस्य जो होते उनकी संख्या कितनी थी? 60, जिसमें से 27 मनोनीत और 33 निर्वाचित होते। इन 60 सदस्यों में से जो है 27 कौन थे? मनोनीत, मनोनीत, तथा 33 सदस्य निर्वाचित, 33 निर्वाचित। इस राज्य परिषद में इसमें से जो भी सदस्य होते वे सरकारी जो होते थे, इसमें यानी 27 मनोनीत सदस्यों में जो सरकारी सदस्य होते, सरकारी, वे 1/3 ही हो सकते थे। अब जो 27 मनोनीत सदस्य थे, इस 27 मनोनीत सदस्यों में सरकारी मनोनीत और गैर सरकारी मनोनीत। जो सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या थी वह संख्या थी 17। सरकारी कितने होते? 17, और गैर सरकारी कितने होते? 10। तो 17 10 27, यानी जो राज्य परिषद या उच्च सदन था उसमें कुल 60 सदस्य होते, जिसमें 27 मनोनीत होते, और इन 27 में 1/3 सदस्य जो है सरकारी हो सकते थे। इसमें से 27 में से 17 सरकारी और 10 जो है गैर सरकारी सदस्य होते थे। अब निर्वाचित सदस्य जो 33 निर्वाचित सदस्य हैं, इन 33 निर्वाचित सदस्यों में आप देखिए 33 कैसे हैं? निर्वाचित हैं। इन 33 निर्वाचित सदस्यों में से गैर मुस्लिम कौन? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 33 निर्वाचित में से 16 होते। कितने? 16। दूसरा जो है, अब मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो थी वह थी 11 मुस्लिम। इनकी संख्या कितनी होती? 11। सिख 1, तीसरा सिख सदस्यों की संख्या होनी थी 1। 4 नंबर पर आप देखिए जो यूरोपीय थे 3 यूरोपीय थे, इनकी सदस्य संख्या होनी थी 3। और 5वां था असंप्रदायिक सदस्यों की संख्या होनी थी 2। इस तरह से कुल 33 निर्वाचित सदस्य होते थे। ये जो राज्य परिषद था
ये जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कार्यकाल कितना था। कार्यकाल इसका कितना था? 5 वर्ष था। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि इस राज्य परिषद को वह पहले भी भंग कर सकता था। इस परिषद का चुनाव उन व्यक्तियों से होता था जो निश्चित धनराशि कर के रूप में देते थे। तो यहाँ पर आप जो केंद्रीय परिषद थी, जिसके 2 सदन थे, पहला सदन जो था राज्य परिषद था, उसकी संरचना, उसके कार्यकाल, उसके निर्वाचन के बारे में आपने देखा। दूसरा सदन जो बना वह सदन था विधानसभा। विधानसभा, हम केंद्रीय स्तर के विधानसभा की बात कर रहे हैं। जो केंद्रीय विधानसभा बना, इसमें प्रावधान किया गया, इसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 140 होनी थी। 140 सदस्य होने थे। लेकिन जब 140 सदस्य होने थे, जिसमें से 5/7 सदस्य निर्वाचित होने थे। इसमें से 5/7 सदस्य क्या होने थे? निर्वाचित। तथा शेष जो 26 सदस्य इसमें जो है सदस्य क्या होने थे? सरकारी सदस्य होने थे। जब केंद्रीय विधानसभा का व्यवहार के स्तर पर गठन किया गया, तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या, सदस्य जो हैं, इसकी कुल सदस्य संख्या रखी गई 145, जिसमें से 41 सदस्य मनोनीत होने थे। 145 में से 41 सदस्य क्या होने थे? मनोनीत। तथा आप देखिए 104 सदस्य, इसमें से 104 सदस्य जो है वे निर्वाचित होने थे। 104 सदस्य निर्वाचित होने थे। मनोनीत सदस्यों की 2 श्रेणियां थी। जो आगे बढ़िए, जो मनोनीत सदस्य थे, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 41। ये जो मनोनीत सदस्य थे, इसकी 2 श्रेणियां थी, सरकारी मनोनीत और गैर सरकारी मनोनीत। इसमें से सरकारी मनोनीत और दूसरा गैर सरकारी मनोनीत। अब सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या जो थी वह थी 26 और इनकी संख्या थी 15। अब इसके बाद जो निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित इस निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो 104 थी, इन 104 सदस्यों की संख्या में 52 सदस्य यानी 52 सदस्य ये गैर मुस्लिम होने थे। गैर मुस्लिम, तो मुस्लिम कितने होने थे? 30 सदस्य जो है, इसमें से 30 सदस्य ये मुस्लिम होने थे। दो सदस्य जो है वे सिख होने थे। 2 सदस्य कौन होने थे? सिख। इसके साथ 9 सदस्य यूरोपी, 9 सदस्य जो है यूरोपी तथा
जो है 7 जमींदार और 4 भारतीय व्यापारी। 7 जमींदार और 4 सदस्य जो है ये भारतीय व्यापारिक वर्ग से होने थे। इस विधानमंडल यानी केंद्रीय विधानमंडल, जो विधानमंडल था, विधानमंडल, इस विधानमंडल का जो कार्यकाल था, यह कार्यकाल था 3 वर्ष। किंतु गवर्नर जनरल को यह शक्ति थी कि वह विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी जो है उसे भंग कर सकता था तथा विशेष परिस्थितियों में इस विधान मंडल का जो कार्यकाल है वह बढ़ा सकता था। इस तरह से जो केंद्रीय स्तर पर विधान परिषद थी उसमें भी गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। इस में एक बात और आपको जानना जरूरी है, वह है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उस कार्यकारी परिषद यानी कार्यपालिका जो हुआ करती थी, उसका प्रत्येक सदस्य किसी ना किसी सदन यानी केंद्र स्तर पर जो 2 सदन बने, उन दोनों सदनों में से किसी ना किसी सदन या राज्य परिषद या विधानसभा का सदस्य होता था, सरकारी सदस्य होता था। वह दोनों सदनों में उपस्थित भी होता था, वाद विवाद में भाग भी ले सकता था। जिस तरह से पहले प्रांतीय विधान परिषदों यानी प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदें जो गठित की गई थी, उसे कई अधिकार दिए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थे उनके अधिकारों में भी विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद अब जो है सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते थे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे। सिद्धांत रूप से केंद्रीय विधान परिषद को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार था। बजट पर बहस कर सकते थे, कुछ अंशों पर मतदान भी कर सकते थे। साथ ही सदन को काम रोको, स्थगन तथा अन्य प्रस्ताव पारित करने का अधिकार था। इस तरह से आपने केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन बने, पहला राज्य परिषद जो कि उच्च सदन कहा गया, दूसरा विधान सभा जिसे निम्न सदन कहा गया, उसको आपने देखा। तो प्रांतीय स्तर पर जो परिवर्तन किया गया, अब प्रांतीय स्तर पर भी आप देखिए। प्रांत के जो क्षेत्र थे उनको 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। पूर्व में रेगुलेशन यानी नियंत्रित, नॉन रेगुलेशन अनियंत्रित, उनके भेद को समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक गवर्नर प्रांत में विधान परिषद नाम का एक सदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। यानी प्रत्येक प्रांत में एक सदनीय क्या प्रांतीय विधानमंडल यानी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रांतीय विधान मंडल या प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना प्रत्येक जो है प्रांतों में की गई। इस विधान मंडल में गवर्नर के कार्यकारी परिषद के सदस्य हुआ करते थे, मनोनीत सदस्य होते थे और निर्वाचित सदस्य होते थे। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या जो भी होती, यानी इस विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती, उस सदस्य संख्या का अधिकतम 20% जो है वह सरकारी सदस्य होने थे। 20% सरकारी तथा निर्वाचित सदस्यों को कुल सदस्य संख्या का 70%,
70% जो है ये निर्वाचित होते। प्रांतीय विधान परिषदों के गवर्नर को यह शक्ति दी गई थी कि वे प्रांतीय विधान परिषदों को समय के पूर्व भंग भी कर सकते थे या फिर प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण यानी कानून बनाने के अधिकार दिए गए। प्रांतीय विधान परिषदों के जो सदस्य थे वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे या अन्य प्रस्ताव पास कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे तथा कुछ अंशों पर मतदान कर सकते थे। जो हस्तांतरित विषय थे विधानमंडल द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सकता था क्योंकि मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो हस्तांतरित विषय थे उस क्षेत्र में एक सुनिश्चित विधायी क्षेत्र की स्थापना की गई तथा राजस्व स्रोतों का निर्धारण किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय और केंद्रीय यानी केंद्रीय और प्रांतीय दोनों के बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि वह बजट प्रस्तुत कर सकता था तथा प्रांत के राजस्व स्रोतों से कर वसूल कर सकता था। अब तीसरी बात जो 1919 के अधिनियम है कि जो केंद्रीय राज्य परिषद, विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद थे उनका चुनाव कैसे होता था। केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव कैसे होता था, इसके लिए जो निर्वाचन नियम बनाए गए थे, प्रत्येक विधानमंडल का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। यानी जितने भी विधानमंडल थे, इस विधानमंडल का जो चुनाव होना था वह प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के आधार पर होना था, किंतु इसके लिए अलग अलग निर्वाचन पद्धतियां अपनाई गई। निर्वाचन पद्धति आप सभी जानते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानमंडल और तीसरे नंबर पर आप देखिए प्रांतीय विधान परिषदें, प्रांतीय विधान मंडल या विधान परिषदें, ये 3 थी। निर्वाचन पद्धति 3 तरह की थी। एक निर्वाचन पद्धति राज्य परिषद के लिए, दूसरी विधानसभा के लिए और तीसरी प्रांतीय विधान मंडलों के लिए। प्रत्येक निर्वाचन पद्धति में अब अगर हम मान लीजिए 1 नंबर पर हम राज्य परिषद की बात कर रहे हैं, यही तीनों में लागू होगा। राज्य परिषद के लिए 2 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। पहला जो किया गया सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा जो किया गया विशेष निर्वाचन क्षेत्र। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और विशेष निर्वाचन क्षेत्र। और जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था इसके भी 2 भाग किए गए। पहला था प्रादेशिक और दूसरा सांप्रदायिक। पहला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र।
जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें सिख, ईसाई और यूरोपियों को भी, सिख, ईसाई और यूरोपी, सिख, ईसाई और यूरोपीय को भी पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। विशेष जो निर्वाचन क्षेत्र थे इसमें शैक्षिक, आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल थे। एक बात और, निर्वाचकों की जो योग्यताएं थी वे विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रखी गई तथा निर्वाचक मंडल के विभिन्न पद्धतियों के लिए इन योग्यताओं का महत्व भी अलग अलग था। इस अधिनियम के द्वारा 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। केवल 8 प्रांतों में, 8 प्रांत में विधान मंडल का गठन किया गया, जिसमें बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार एवं उड़ीसा, मध्य प्रांत, बरार एवं असम। विधायिकाओं में यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, किंतु मतदान का जो अधिकार था सार्वभौम नहीं था, यानी सबको मतदान देने का अधिकार नहीं था। मत केवल वही लोग दे सकते थे जो वहां के निवासी हों तथा भू राजस्व देते थे या फिर स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करते थे। इस अधिनियम में जो चौथी विशेष बात आई है उसको भी आप देख लें कि जो संपूर्ण विषय थे विन विषयों का विभाजन किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन, केंद्रीय, प्रांतीय विषय जितने भेद थे इनका क्या किया गया, विभाजन किया गया, विभाजन, और विभाजन करके उसको जो है हस्तांतरित और आरक्षित क्षेत्र में बांटा गया। इस अधिनियम का सबसे प्रमुख जो विशेषता था वह प्रांतीय सरकारों के अधिकारों का परिसीमन था, जो भारत के संघ निर्माण या संघ व्यवस्था के निर्माण में पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो है ये संपूर्ण प्रशासन है, संपूर्ण प्रशासन। इस संपूर्ण प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया। एक भागा गया केंद्रीय विषय और दूसरा बांटा गया प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय। अब आगे देखिए, विभाजन का आधार यह था कि जिन विषयों में एक से अधिक प्रांतों के हितों की प्रधानता होती थी उन्हें केंद्रीय विषयों के अंतर्गत रखा गया, जैसे यातायात हुआ, डाक तार सुरक्षा या वैदेशिक मामले हुए। जिन विषयों में किसी विशेष राज्य के हित संबंधित होते थे उन्हें प्रांतीय विषयों के अंतर्गत रखा गया, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन। एक बात और जो हमने कहा था कि जो प्रांतीय रहा विषय, इस प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित, आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित, हस्तांतरित। इस तरह से जो है बंटवारा किया गया। अब इसके द्वारा 5वां नंबर जो आया वह था प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम के द्वारा डायरकी यानी 2 शासकों द्वारा शासन की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के द्वारा जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय,
इन प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला जो है आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय, जिसको रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो विषय थे वे हस्तांतरित विषयों के थे। इनका प्रशासन प्रांतीय विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे इनके हाथों में दिया गया। पुलिस हुआ, न्याय हुआ, जेल हुआ, वित्त आदि आरक्षित विषयों की श्रेणी में रखे गए, जिस पर शासन परिषद सहित गवर्नर जनरल को करना था। हस्तांतरित विषयों के बारे में यदि कोई विशेष कारण उपस्थित होता है तो गवर्नर को अपने मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य नहीं करना होता था, बल्कि गवर्नर जनरल के अधीन। यदि विशेष कारण कोई नहीं है तो उसे मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करना होता था। इस तरह से 1919 के शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई तथा प्रांतों को दो भागों में हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया गया। हस्तांतरित जो विषय थे उनके संदर्भ में मंत्री उत्तरदायी विधानमंडल के प्रति होते थे जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं पैदा होती थी। छठवां नंबर आप आइए। छठवीं बात जो इसमें कही गई वह था कि प्रांतों को कानून बनाने और संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों को हम प्रांतीय विधानमंडल की बात कर रहे हैं, विधानमंडल। इन प्रांतीय विधानमंडलों को शक्ति दी गई, और शक्ति कैसी दी गई? कानून बनाने की। ये राज्य में शांति, सुशासन और व्यवस्था के लिए कानून बना सकती थी तथा 1919 के पूर्व जो भी बनाई गई विधियां थी उसे संशोधित भी कर सकती थी और बदल सकती थी। 7वां नंबर, इन प्रांतीय विधानमंडलों को जो कानून बनाने की शक्ति दी गई थी उस कानून बनाने की शक्ति पर कुछ सीमाएं थी। ये प्रांतीय विधानमंडलें केंद्रीय विधानमंडल के अधिनियमों पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर कानून नहीं बना सकती थी, किंतु कुछ चुने हुए विषयों पर गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से विधि बना सकती थी तथा कुछ विधेयकों के संदर्भ में यह अपेक्षा रखी जाती थी कि गवर्नर जनरल के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा और गवर्नर जनरल उसे राज मुकुट के प्रसाद के लिए आरक्षित कर सकता था। केंद्रीय विधानमंडल पर सीमाओं के साथ साथ आप देखिए 8वां नंबर, प्रांतीय विधानमंडलों के सीमाओं के साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल पर भी कुछ सीमाएं लगाई गई थी। केंद्रीय विधानमंडल यदि प्रांतीय विषयों पर कोई कानून बनाता या गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित किसी अधिनियम या अध्यादेश को समाप्त करता तो उसे गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। 9वां नंबर, वीटो की शक्ति। 9वां नंबर वीटो की शक्ति है। वीटो की शक्ति के अंतर्गत गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों को वीटो का अधिकार था। विधि निर्माण के क्षेत्र में वे किसी विधि को भारत या उसके किसी क्षेत्र की शांति सुरक्षा के लिए आवश्यक है इस आधार पर किसी विधेयक को पास करा सकते थे, अथवा इसी आधार पर वे कहते कि इस कानून से भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए खतरा है तो ऐसे विधेयक को संशोधन या आगे विचार के लिए आरक्षित कर सकते थे। 10वां नंबर आप देखिए, इस अधिनियम में जो बड़ी बात आई, लोक सेवा आयोग, यानी भारत में एक लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस आयोग का कार्य लोक सेवकों की भर्ती करना,
उन पर नियंत्रण रखना या ऐसे कार्य करना जिसे परिषद सहित भारत सचिव कानून बना करके सौंपे। 11वां नंबर, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक इस वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल यानी भारत सचिव उसकी परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में एक महालेखा परीक्षक या ऑडिटर जनरल नियुक्त कर सकता है। 12वां, हाई कमिश्नर। कौन? हाई कमिश्नर। अब हाई कमिश्नर के संदर्भ में कौन सी बात है? इस अधिनियम में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए सम्राट परिषद सहित आदेश से एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता था। इसी अधिनियम के द्वारा एक स्टैट्यूटरी आयोग का भी गठन किया गया और कहा गया कि इस अधिनियम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक संविधि आयोग स्टैट्यूटरी आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन, शिक्षा का प्रसार, प्राथमिक संस्थाओं के विकास, उत्तरदायी शासन जो भी मात्रा उपलब्ध है उसमें विस्तार, संशोधन तथा प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना पर सुझाव देगा स्टैट्यूटरी कमीशन। अंत में इस अधिनियम की एक खास बात यह थी कि इसने वित्त व्यवस्था के ऊपर विधानमंडल के नियंत्रण की प्रथा आरंभ की। यह संसदीय पद्धति के क्षेत्र में एक प्रयोग था, किंतु प्रतिबंधों के जाल में यह फंसा हुआ था। प्रांतों को शक्तियां प्रदान करने के बावजूद जो संरचना 1919 के अधिनियम में बनी वो एकीकृत और केंद्रीयकृत बनी रही। कोई विषय केंद्रीय है या प्रांतीय, यह निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को ही था। मॉन्टेस्क्यू ने हाउस ऑफ कॉमन में कहा था कि हमारी नीति जो है ब्रिटिश साम्राज्य की अखंडता की रक्षा करना है, किंतु इसके साथ साथ हम इस साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के विकास का अवसर भी प्रदान करना चाहते हैं। 1919 का अधिनियम पारित तो हो गया, किंतु इस अधिनियम से भारत के राष्ट्रवादी वे संतुष्ट नहीं हुए। तिलक ने इसे असंतोषप्रद, निराशाजनक, बिना सूरज का सवेरा बताया। एनी बेसेंट ने कहा कि यह अधिनियम भारत के सम्मान के अनुकूल नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक, निराशाजनक, अपर्याप्त बताया, किंतु उसने इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहयोग इस आशा से किया कि भविष्य में यथाशीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना के दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस तरह से आपने 1919 के शासन अधिनियम का विस्तार से अध्ययन कर लिया। अगली कक्षा में हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।